नाउ कवरिंग द पार्ट 2 दैट इज रिलेटेड टू ई वे बिल। यहाँ बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है ई वे बिल में EWD1 that is submitted in two part A and B. Part A related to consignment की डिटेल, गुड्स की डिटेल, GSTIN ऑफ सप्लायर, रेसिपिएंट, गुड्स का डेस्टिनेशन, रूट, ओरिजिन, वो सब पार्ट ए में होता है। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए, यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ बोला गया है। क्या बोला है? इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए सबमिटेड फॉर ई वे बिल कैन बी यूज फॉर फाइलिंग GST रिटर्न। ये जो ई वे बिल में पार्ट ए में इंफॉर्मेशन दी है एज एन रजिस्टर्ड सप्लायर से रिटर्न फाइलिंग में भी यूज़ कर सकता है। नाउ यहाँ पे क्या बोला है? इंफॉर्मेशन जो फाइल की है पार्ट ए में, मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड सप्लायर को ये पार्ट ए की इंफॉर्मेशन अगर आप अवेलेबल कराते हैं तो वो क्या कर सकता है? ही कैन यूटिलाइज इट फॉर फाइलिंग GSTR1। ट्रांसपोर्टर ने डिटेल सबमिट की, पार्ट ए की ऑथराइजेशन मिल गया था ट्रांसपोर्टर को कि वो पार्ट ए पार्ट बी दोनों की डिटेल फाइल कर सकता है। ट्रांसपोर्टर फाइल द डिटेल और ऑफ पार्ट ए, और जैसे ही पार्ट ए की डिटेल उसने फाइल की, वो जब इसे रजिस्टर्ड सप्लायर को प्रोवाइड करता है, व्हेन द ट्रांसपोर्टर सप्लाइज टू रजिस्टर्ड सप्लायर, तो दिस रजिस्टर्ड सप्लायर कैन यूटिलाइज इट फॉर फाइलिंग GSTR1। ठीक है। नाउ इफ इट इज फर्निश्ड बाय, लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन एनरोल होगा, ठीक है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो अनरोल होके फिर ई वे बिल बना रहा है, पार्ट ए फाइल करना है, अब वो सप्लायर और रेसिपिएंट को देता है, तो वो कैसे देगा? रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर पार्ट ए भरा है तो कॉमन पोर्टल पे डिटेल्स अवेलेबल होगी, लेकिन जब अनरजिस्टर्ड पर्सन उन डिटेल्स को भरेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिकली उन इंफॉर्मेशन को देगा, किसको? रजिस्टर्ड सप्लायर को, आइदर मोबाइल फ़ोन, ईमेल के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन देगा। एंड दिस इज द प्रोवाइजो। ये क्या है? प्रोवाइजो 138 रूल सब रूल 8 का। कहते हैं पार्ट ए की जो डिटेल्स है दैट कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर फाइलिंग GSTR1। ठीक है, पर्सन ने क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन ने GSTR जो डिटेल्स है पार्ट ए की फाइल की, रजिस्टर्ड सप्लायर को दी, रजिस्टर्ड सप्लायर उसको यूज़ कर लेगा GSTR1 भरने के लिए। लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो एनरोल होके पार्ट ए पार्ट बी भर रहा है, तो वो कॉमन पोर्टल पे तो वो चीज़ें आएंगी नहीं, तो वहाँ पे उसे मोबाइल या ईमेल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन किसे देनी होगी? सप्लायर को या रेसिपिएंट को, एज द केस में भी। अब जब ये पार्ट ए कोई और भर रहा है, पार्ट बी कोई और भर रहा है, तो यहाँ क्या बोलते हैं? ई वे बिल का एक्सेप्टेंस होता है। ई वे बिल जनरेट किया, ई वे बिल जनरेट हो गया, डिटेल ऑफ इट मेड अवेलेबल, और इसकी डिटेल या तो आप सप्लायर को देंगे अगर वो रजिस्टर्ड है, या फिर रेसिपिएंट को देंगे। तो वेयर द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए इज फर्निश्ड बाय whom, या फिर क्या हो रहा है कि जैसे इन्फॉर्मेशन पार्ट ए की कोई और सबमिट करता है और पार्ट बी कोई और सबमिट करता है, तो बोल रहे ई वे बिल जनरेट हो गया। इसकी जो ई वे बिल की जनरेट होने के बाद जो डिटेल्स है वो आपको किसको देनी होगी? वो डिटेल्स आपको अवेलेबल करवानी होगी, किसको? सप्लायर को अवेलेबल करवानी होगी रेसिपिएंट को, और रेसिपिएंट को अवेलेबल करवानी होगी सप्लायर को। मतलब क्या है? अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है, उसने भरी डिटेल्स, तो वो रेसिपिएंट को बताएगा ये डिटेल मैंने भरी है। रेसिपिएंट ने, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उसने ई वे बिल की डिटेल्स भरी है, तो वो सप्लायर को देगा कि मैंने ये बिल ये चीज़ें क्या हैं भरी है, ये इन्फॉर्मेशन डाल के रखा है। अब वो जो रेसिपिएंट या फिर जो सप्लायर है जिसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये ई वे बिल में चीज़ें इन्फॉर्मेशन भरी गई है, दैट सप्लायर रेसिपिएंट विल आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कंसाइनमेंट ई वे बिल। उसे लगता है सारी चीज़ें सही हैं, ही विल एक्सेप्ट। इफ़ ही थिंक्स नहीं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत है, तो ही विल रिजेक्ट। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया, 72 आवर्स हो गए, कोई रिप्लाई नहीं है। तो अगर कोई भी रिप्लाई नहीं है, विद इन 72 आवर्स डिटेल अवेलेबल करवाई, कोई रिप्लाई नहीं है, तो इट विल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर लिया गया। 72 आवर्स में कोई रिप्लाई नहीं दिया, या फिर डिलीवरी के पहले तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, या तो गुड्स डिलीवर हो रहे उससे पहले रिप्लाई दे दो, या फिर 72 आवर्स में विच एवर इज अर्ली, गुड्स 24 घंटे में पहुंच जाएंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई देना है, या फिर 72 आवर्स विच एवर इज अर्ली नहीं दिया कुछ भी, तो फिर मान लिया जाएगा कि आपने इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट की है। ई वे बिल में इंफॉर्मेशन भरने वाला कोई और है,
एक्सेप्ट करेंगे। पार्ट ए भरा किसी ने, तो ये पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन अगर सप्लायर ने भरी तो वो रेसिपिएंट को देगा, रेसिपिएंट ने भरी सप्लायर को देगा। जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है ही विल एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट उसने 72 आवर्स फ्रॉम दी रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन और टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, इसके पहले नहीं की तो डीम्ड क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस दे दिया है अपने ई वे बिल को, ऐसा मान लिया जाएगा। एंड एक चीज़ और, GSTR में यूज़ किया जा सकता है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ये सारी इन्फॉर्मेशन भर रहा है तो वो कैसे देगा रजिस्टर्ड को, उसे या तो ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू देना होगा। दिस इज प्रोवाइजो टू 138 सब रूल 8। क्या ई वे बिल कैंसिल हो सकता है? तो ई वे बिल एक बार जनरेट हो गया तो कैंसिल कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। येस, इट मे बी कैंसल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। इसे 24 आवर ऑफ जनरेशन में आप कैंसिल कर सकते हैं। कब कैंसिल होगा? रीज़न या तो जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुए, या फिर एज पर डिटेल ट्रांसपोर्ट नहीं हुए जो ई वे बिल में डिटेल दी। गुड्स आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड और नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल फर्निश्ड इन ई वे बिल। ई वे बिल में जो डिटेल दी उसके अकॉर्डिंग या तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही या फिर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहे, तो विद इन 24 आवर यू कैन कैंसिल द ई वे बिल। ये जो ई वे बिल जनरेट हुआ है 15 डेज तक इसका क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। जैसे ही ई वे बिल के लिए क्या है, हमने बोला था एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, तो यूनिक नंबर जो जनरेट होगा, यूनिक नंबर 15 डेज तक वैलिड रहता है, जिसके थ्रू आप फिर पार्ट बी में अपडेशन कर सकते हैं। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन 9 मैप्स, जो बहुत स्टार्टिंग में है, जहाँ पे लिखा है कि जब आप पार्ट ए भरते हैं, पार्ट ए भर के आपको एक यूनिक नंबर मिलता है, दैट यूनिक नंबर इज़ वैलिड फॉर 15 डेज, और उस यूनिक नंबर को यूज़ करके आप पार्ट बी में वैलिडेशन कर, अपडेशन कुछ भी करना हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट चार्ट, इसमें क्या है, इट इज़ अबाउट कंसोलिडेटेड ई वे बिल। अब बात आ रही है किसकी, आपके कंसोलिडेटेड ई वे बिल की बात आ रही है। ठीक है, अब कंसोलिडेटेड ई वे बिल में क्या है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, क्या दिक्कत हो रही है। क्या कंसोलिडेटेड ई वे बिल भरा जा सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे ई वे बिल्स हैं, मल्टीपल ई वे बिल हैं, मल्टीपल कंसाइनमेंट है, एक ही कन्वेंस में 4 जगह के कंसाइनमेंट जा रहे हैं। कन्वेंस एक है लेकिन 4 जगह के अगर क्या जा रहे हैं, कंसाइनमेंट जा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मल्टीपल ई वे बिल फॉर मल्टीपल कंसाइनमेंट, यहाँ पे आप GST EWB 02 में भर सकते हो, GST EWB 02 में भर सकते हो प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो यस, यहाँ पे कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैन बी फाइल्ड, कंसोलिडेटेड ई वे बिल GST EWB 02 में इट कुड बी फाइल्ड। ठीक है, देन यहाँ पे अब एक नई चीज़ आती है, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ड्यूरिंग movement of goods certain documents are devised to be carried by person in charge of the conveyance। कन्वेंस के पर्सन इन चार्ज को कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ डिवाइसेस कैरी करने होंगे। डॉक्यूमेंट क्या है, इनवॉइस हो सकता है, बिल ऑफ सप्लाई हो सकता है, डिलीवरी चालान हो सकता है, एज द केस मे बी, एंड अ कॉपी ऑफ ई वे बिल इन फिजिकल फॉर्म। डिवाइस क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में, आइदर इनवॉइस, सप्लाई है तो इनवॉइस होगा, टैक्सेबल सप्लाई, अगर नहीं तो फिर बिल ऑफ सप्लाई और या फिर डिलीवरी चालान, एंड अ कॉपी ऑफ ई वे बिल, एंड साथ में चाहिए क्या, ई वे बिल की फिजिकल फॉर्म में कॉपी। एंड इफ यू आर नॉट कैरिंग physical copy of the e-way bill, then e-way bill number in electronic form is required to be carried by a person in charge। e-way bill in electronic form is required to be carried। Along with that, a device is required to be carried। Along with that, a device is required to be carried, that is radio frequency identification device। इसके थ्रू आपके डिवाइस क्या किया जाता है, कन्वेंस को स्कैन किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि ये जो डिटेल आपने ई वे बिल में दी है, ये जो आप ई वे बिल दे रहे हैं, ये ई वे बिल में जो डिटेल्स दी हैं ये मैच होती है कि नहीं। तो यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस कैरी करना है, एक्सेप्ट, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में ही हो पाएगा। अगर आप एयर रेलवे वेसल से कर रहे हैं तो ये वाली डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेड गुड्स है तो इम्पोर्टेड गुड्स के केस में बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाएगी इम्पोर्टर के थ्रू। इम्पोर्टेड गुड्स के केस में बिल ऑफ एंट्री विल बी फाइल्ड एंड डेट एंड नंबर ऑफ बिल ऑफ एंट्री इन पार्ट ए।
डेट, नंबर ऑफ द बिल ऑफ एंट्री क्या है वो पार्ट ए में पूरी डिटेल जाएगी EWP 01 में, ई वे बिल में 01 फॉर्म में जाएंगी। रेडियो फ्रिक्वेंसी रोड के थ्रू है तभी वो डिवाइस कैरी करना है। अगर इम्पोर्टेड गुड्स है तो आपको साथ में बिल ऑफ एंट्री भी कैरी करना है और बिल ऑफ एंट्री का नंबर, डेट GST EWB 01 के पार्ट ए में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वेरिफिकेशन करना है डॉक्यूमेंट वगैरह का। देयर विल बी सर्टेन डिस्ट्रैक्शन, बस 5-10 मिनट का है, सो यू कैन प्लीज इग्नोर इट। वेरिफिकेशन करना है डॉक्यूमेंट का, कन्वेंस का। देखो जो प्रॉपर ऑफिसर है, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो रूल 138B कहता है वो ई वे बिल को वेरीफाई कर सकता है फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। चाहे इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा हो या इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा हो, ही कैन वेरीफाई योर कन्वेंस, ही कैन वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। एंड उसको जब भी ऐसा है कि हाँ उसे चेक करना है आपके व्हीकल वगैरह को, तो ही विल गेट हिज डिवाइस इंस्टॉल्ड एट द वेरिफिकेशन प्लेस। वेरिफिकेशन प्लेस पे वो क्या करेगा, डिवाइस इंस्टॉल करेगा फॉर वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स और मूवमेंट ऑफ व्हीकल। अदर ऑफिसर कैन ऑल्सो वेरीफाई, यस दूसरे ऑफिसर्स भी आपके गुड्स को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कमिश्नर की पहले अप्रूवल लेनी होगी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ टैक्स इविजन है या फिर ये स्मगलिंग हो रही है इन गुड्स की, तो इस केस में दूसरे ऑफिसर्स भी प्रायर अप्रूवल कमिश्नर का लो और वो भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं आपके गुड्स को। लॉजिकल पॉइंट है। फिर इसके बाद यहाँ पे और क्या बोला अगर इनवॉइस नहीं है, जैसा हम बोल रहे हैं कि इनवॉइस वगैरह कैरी करना है, बिल ऑफ सप्लाई कैरी करना है, या फिर अगर इम्पोर्टेड है तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री कैरी करना है, तो यहाँ बोल रहे हैं अगर इनवॉइस नहीं है तो इनवॉइस की जगह आप इनवॉइस नंबर भी ले सकते हैं। इनवॉइस रेफरेंस नंबर भी हो सकता है आपके पास इनवॉइस की जगह फॉर वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। सच नंबर इज डीम्ड टू बी वैलिड, वो नंबर वैलिड माना जाएगा। आपके पास इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर भी वेरिफिकेशन के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जो इनवॉइस नंबर है ये 30 डेज तक वैलिड रहेगा फ्रॉम डेट ऑफ अपलोडिंग। अपलोड करने के बाद ये इनवॉइस नंबर 30 डेज तक वैलिड रहता है। And in such case registered person are not required to upload information in part A of e-way bill। और अगर आपके पास इनवॉइस रेफरेंस नंबर है तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, तो अगर आपने पार्ट ए नहीं भी भरा है, अगर आपने पार्ट ए नहीं भी भरा है तो भी चलेगा, तब आपको कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी कॉमन पोर्टल के बेसिस पे। ये ऑटो पॉपुलेशन हो जाएगा कि इनवॉइस रेफरेंस नंबर है तो इनवॉइस में ऑलरेडी GSTN वगैरह सब कुछ होगा, डेस्टिनेशन होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, सब कुछ होगा। तो इनवॉइस रेफरेंस नंबर अगर है तो पार्ट ए नहीं भरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ई-वे बिल नहीं है तो ई-वे बिल की जगह आप क्या डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, तो देखो सर्कमस्टेंस ऐसे हो सकते हैं। सर्कमस्टेंस वारंट, कमिश्नर बाय नोटिफिकेशन रिक्वायर पर्सन इन चार्ज टू कैरी फॉलोइंग डिटेल्स। देखो कुछ डिटेल्स तो आपको रखनी ही है, ई-वे बिल नहीं है तो टैक्स इनवॉइस रखो, बिल ऑफ सप्लाई रखो, बिल ऑफ एंट्री रखो, एज द केस में भी डिलीवरी चालान रखो वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड अदर देन सप्लाई। अदर देन सप्लाई है तो डिलीवरी चालान भी चाहिए। टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एंट्री चाहिए इफ़ यू आर नॉट हैविंग ई-वे बिल, और साथ में डिलीवरी चालान चाहिए। गुड्स का इंस्पेक्शन हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, तो जो गुड्स का इंस्पेक्शन वेरिफिकेशन है उसके बाद समरी रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स पार्ट ए में आ जाना चाहिए, एंड फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज अपलोड हो जाना चाहिए, और एक्सटेंशन और 3 डेज का आ सकता है। इंस्पेक्शन हुआ गुड्स का, इंस्पेक्शन हुआ आपके कन्वेंस का। जैसे इंस्पेक्शन होता है तो विद इन 24 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन पार्ट ए जो है आपका ई-वे बिल का, उसमें समरी रिपोर्ट अपलोड हो जानी चाहिए, एंड फाइनल रिपोर्ट विद इन 3 डेज, फाइनल रिटर्न विद इन 3 डेज, और एक्सटेंशन ऑफ 3 डेज भी मिल सकता है। फिर आगे आता है 3 डेज काउंट फ्रॉम मिडनाइट। ये 3 डेज मिडनाइट से ही काउंट होंगे, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि ई-वे बिल की भी क्या होता है। जब पीरियड वैलिड रहता है तो 12 बजे रात को उसका पीरियड वैलिडिटी ख़त्म होती है। यहाँ पे भी बोल रहे हैं ई-वे बिल जो है, यहाँ पे आपका अगर वेरिफिकेशन हुआ है तो वेरिफिकेशन के बाद ये जो टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो 3 डेज़ का ये स्टार्ट होता है 3 डेज काउंट फ्रॉम मिडनाइट ऑन द डेट ऑन विच इंस्पेक्शन डन। स्टार्ट भी फिर मिडनाइट से होगा। फिर लास्ट है 138D का रूल, बोलता है अगर आपके व्हीकल को रोक लिया गया और अननेसेसरी
30 मिनट से ज़्यादा आपके व्हीकल को रोक रहे हैं, ना वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अननेसेसरी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर अपलोड कर सकता है इन्फो। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉमन पोर्टल पे क्या करना है, ट्रांसपोर्टर अपलोड करेगा, डिटेल पूरी अपलोड कर देगा कि उसका अननेसेसरी डिटेंशन करके रखा है व्हीकल का, ना चेकिंग हो रही है ना कुछ, तो 30 मिनट से ज़्यादा ऐसा कुछ होता है तो वो डिटेल दे सकता है। कहाँ पे 138D कहता है वो पोर्टल पे डिटेल दे सकता है। नाउ यू कैन रीड इट वंस, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ लर्न हो जाएगा। देयर इज़ नॉट एट ऑल, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ईजी टॉपिक है, अच्छे से हो जाएगा, बस पढ़ो और अननेसेसरी वीडियोस स्क्रॉल मत करो। जेन्युइन एडवाइस है, वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट, बाकी आपकी इच्छा। इससे अच्छा तो डिटेल में पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो और स्ट्रॉन्ग कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है अननेसेसरी इधर उधर के वीडियो स्क्रॉल करने से, ठीक है। और थोड़ा सा बस आई रिक्वेस्ट, जेन्युइनली रिक्वेस्ट, डिसेंसी मेंटेन करो, अननेसेसरी के रोस्टिंग एंड इन सब चीज़ों में ना जाओ तो दैट विल बी बेटर, बट लाइफ इज़ योर्स, वॉट एवर यू प्रेफर दैट्स अप टू यू। क्योंकि अगर आप किसी स्टूडेंट को इतने गंदे तरह से ट्रोल कर सकते हो तो फिर स्टूडेंट आपको बोल रहा है तो क्या दिक्कत है, आप ही तो सिखा रहे हो। आई जेन्युइनली फील दैट, सॉरी इफ समवन फेल्ट ऑफेंसेस, किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं है, बट आजकल जो ट्रेंड दिख रहा है वो यही है कि ब्लंट होने की जगह बदतमीज़ होते जा रहे हैं। ब्लंट होना कोई गलत नहीं है, आप मुंह पे बोलो अपनी बात, तरीके से बोलो, किसी को इंसल्ट करके मत बोलो, ठीक है। और ये स्टूडेंट एंड फैकल्टीज़ या जो भी लोग कर रहे हैं उन सबके लिए, ठीक है। चलो बाय बाय।